हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विथ नम्रता पांडे और मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो है आपके सीटेट के अपडेट को लेकर के है। तो सीटेट में जहां तक ये माना जाता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं वो दोनों ही पेपर का एग्ज़ाम देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि एक ही जगह जाना होता है, उनका एक ही सेंटर होता है, बस सिर्फ सब्जेक्ट में फ़र्क होता है। और कई लोगों के मन में जो ये होता है कि जो पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो वो पेपर 1 कवर कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हटकर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट का जो अपडेट है, यानी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये कब तक होना है। तो सीटेट का एग्ज़ाम जो एक अपडेट आया हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि 90% ये अपडेट जो है बिल्कुल सही होने वाला है। तो ये अगले मंथ यानी अक्टूबर में आपके सीटेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं हर तरह के एग्ज़ाम को लिया जा रहा है, तो सीटेट के एग्ज़ाम को भी अगले ही महीने लेने का निर्णय किया गया है। अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी नहीं किया है, लेकिन आप ये मान कर चलिए। तो ये था आपके सीटेट का अपडेट। अब बात करेंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। तो फर्स्ट पेपर के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 कमेंट्स किया है कि मैम थोड़ा सा आप बता दीजिए। हालांकि कई चैनल पड़े हुए हैं इस पर डिटेल को लेकर, लेकिन उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप जो बताती हैं तो बिल्कुल आराम से समझ में आता है और बिल्कुल सत्य लगता है। तो मैंने सोचा चलो मेरा कुछ मिनट समय जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर मदद करूंगी जहां तक संभव प्रयास हो सके। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 to 5 जैसे कि प्राइमरी स्कूल के लिए अगर आप सीटेट कर रहे हैं क्लियर, तो उसमें आपको 1 से लेकर 5 तक के एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। जिस तरह की पेपर 2 में आप सामाजिक अध्ययन को फोकस करते हैं, लेकिन 1 to 5 की बुक में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना होगा, आपको मैथ भी 1 to 5 तक देखना होगा, और आपका इंग्लिश हिंदी भी आप देख लीजिए। हालांकि अभी मैं और भी डिटेल में आपको बताती हूँ कि किस प्रकार कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं अभी बताऊँगी। और लाइट नहीं है रूम में, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, हो सकता है क्लास लेते लेते लाइट आ जाए। तो बस आपको ये समझ लेना है कि अगर आप मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखिए आप फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम देते हैं, आप लोग कई बैठे हैं, कई लोग दिए हैं, कई लोग क्वालिफाइड भी किए हैं, कई लोग अभी बचे हुए हैं, बार बार देते हैं। तो आप लोगों से गलती क्या कहाँ होती है इसको समझिएगा। सामाजिक अध्ययन में भी अगर आप, जैसे कहा जाता है पेडागॉजी, अगर आप पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो एक बार एक चीज़ पढ़िए दोनों में काम आ जाएगा। लेकिन जब आप गंभीरता से प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि 1 to 5 के लिए जो पेडागॉजी पूछा जाता है उसमें उसी उम्र के बच्चे यानी 8-9 साल के बच्चे तक को पूछा जाता है कि 8-9 वर्ष के बच्चे के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। या फिर 1-2 प्रश्न आपके दृष्टिबाधित बच्चे का हो गया, बधिर बच्चे का हो गया। तो कुछ प्रश्न मिलते हैं और बाकी प्रश्न बिल्कुल अलग होते हैं, उम्र के अनुसार पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम मनोवैज्ञानिक की, तो जिस तरह आप जानते हैं सीटेट में जो पेडागॉजी में जिस मनोवैज्ञानिक को पूछा जाता है उसमें जीन पियाजे प्रमुख हैं, आपके कोहलर वर्ग प्रमुख हैं और वाइगोत्स्की प्रमुख हैं। तो ये तो 3-4 ऐसे हैं मनोवैज्ञानिक जिससे कि जुड़ा हुआ, जैसे बुद्धि लब्धि में आपका हार्डन गार्डनर के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिससे सीटेट में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर आपसे जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की या फिर कोहलर वर्ग से पूछा जाएगा, तो उसी उम्र के बच्चे से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट हो तो उसको आप ज़रूर देखिए एक बार और इस पर आप थोड़ा सा मंथन करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा अलग पूछ दिया, तो अगर अलग भी पूछ देगा तो आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल तक आप हैं, तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कहिए कि ये जो सीटेट है पूरा आपके पेडागॉजी का खेल है। चाहे आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, सामाजिक अध्ययन ले लीजिए। अब आप 150 नंबर का पेपर फर्स्ट में देते हैं तो 30 आपका हो गया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वो आपका तो पूरा का पूरा 30 नंबर आपका हो गया पेडागॉजी। उसके बाद अब आप आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में भी आपको 15 नंबर तो आपको पेडागॉजी से ही देना है आंसर। उसमें भी चाहे वो भाषा अर्जन हो, भाषा संबंधी हो, किसी भी तरह से हो, भाषा अर्जन को जीन पियाजे ने क्या कहा है या फिर वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, तो इस तरह से जो है अगर बच्चा आपस में अपने में बात करता है तो इसको जीन पियाजे ने क्या कहा है या फिर वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, निजी वाक्य कहा है, तो इस तरह से जो है जुड़े हुए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 नंबर आपका हिंदी में भी पेडागॉजी हो गया। अब जो 15 नंबर आपका पूछता है उसमें एक जो गद्य और पद्य होता है जो आपका दिया हुआ रहता है,
उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी बुक के पीछे मत भागिए, आप प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। इंग्लिश में भी आप यही देखेंगे, 15 नंबर आपका पेडागॉजी है, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है, शब्द में परिवर्तन होता है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश पेडागॉजी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी के शब्द भी उसके साथ उसके मीनिंग को लिखते जा रहे हैं, या फिर हिंदी का पेडागॉजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश उसका समझते जा रहे हैं, फिर आप दोनों का आंसर दे पाएंगे। अब आते हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन में। तो सामाजिक अध्ययन में भी 30 प्रश्न जो होता है उसमें भी आपका 12 से 15 प्रश्न पेडागॉजी का होता है, 15 प्रश्न आपके सामाजिक अध्ययन से यानी कि बुक से जुड़ा हुआ होता है, समाज से सामाजिक अध्ययन जो ज्योग्राफी है। लेकिन 1 to 5 का आप देखिएगा तो उसमें ज्योग्राफी और इतिहास और नागरिक क्या है मिला जुला आपसे पूछता है। अब आते हैं मैथ पर। तो मैथ के लिए पर्सनली कमेंट था कि मैम मैथ जो पूछा जाता है सीटेट में ऊपर लेवल का है, समझ में नहीं आता है। सबसे पहले आप लोग क्लियर हो जाइए, कोई ऊपर लेवल का नहीं है, 1 to 5 ही है। अभी मैं आपको कुछ हिसाब सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप लोगों में से जो भी दोनों पेपर का दे रहे हैं उसके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद ये वीडियो है। और सीटेट में कोई भी जो है सिलेबस के लिए मार नहीं होती है, क्योंकि ये तय है एक बार कि इससे पूछा जाएगा तो उससे ही पूछा जाता है, अब तक उससे कोई बाहर नहीं आया है। और जो पेपर 2 के लिए हैं उनके लिए भी मैं प्रयास करूंगी कि अब तक किस सब्जेक्ट में किस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इतना तो मैं आपको इतने कम समय में ज़रूर उपलब्ध करा दूं, क्योंकि समय अब बिल्कुल कम है। हो सकता है कि आपको 1 महीने का भी समय ना मिले सीटेट के लिए। तो हम मैथ की भी अभी बात कर लेंगे। तो मैथ में भी जब आप आते हैं तो 30 प्रश्न में आपका 11 से 14 प्रश्न जो मैथमेटिक्स में होता है वो भी आपके पेडागॉजी से ही संबंधित होता है। कि आपसे अगर आप बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि 2 अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल होता है इस दोनों अंकों से बड़ा होता है, तो शिक्षक इस धारणा को, बच्चे के मन में जो ये धारणा है उसको शिक्षक कैसे दूर करेंगे, तो दशमलव का योग दिखा के, यानी कि दशमलव वाले 2 अंकों को लेकर के उसके जोड़ को दिखा करके कि इससे बड़ा नहीं होता है, या फिर पूर्णांक को लेकर के, या फिर ग्राफ दिखा के, तो इस तरह से करके, या फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो पेडागॉजी प्रश्न मैथ में पूछा जाता है तो जियो बोर्ड का मैक्सिमम प्रयोग होता है। तो जियो बोर्ड के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं मैं प्रयास करूँगी किसी वीडियो में आपको बताने का। तो 11 से 14 नंबर मैथ में भी आपका पेडागॉजी हो गया। अब 14 नंबर का आप पेडागॉजी ले लीजिए, बचा आपके पास 16 नंबर। 16 नंबर में से 1 नंबर तो आपका ये जो NCF है 2005 उससे एक प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि ये जो NCF 2005 है इसमें हर सब्जेक्ट को लेकर बातें कही गई है। तो मैथ में अगर आपसे पूछा जाएगा मैथ को लेकर, सामाजिक अध्ययन में पूछा जाएगा तो कोई शिक्षा को लेकर किस तरह पढ़ाना चाहिए, सिलेबस को लेकर के, तो एक प्रश्न आपका उस तरह से हो गया, उसमें एक प्रश्न हो गया। अब अगर मैथ के बारे में भी जीन पियाजे या लेव बायस्की या बायगोस्की या कोलरबर्ग से पूछा है तो 2-3 ये प्रश्न हो गया। मैथ में भी पूछा जाता है, क्योंकि मैथ में भी उनकी धारणाएं हैं योगफल में, या फिर आप उसको कहिए ऋणात्मक में, किसी भी चीज़ में, उसमें भी उन्होंने अपनी धारणाएं व्यक्त की है, अपना विचार डाला है। अब टोटल आपको 15 प्रश्न ऐसे होंगे मैथ में जो कि आपको मैथ में यानी कि पूरी तरह से आपका हिसाब होगा, उसमें किसी प्रकार का आपका उम्र और ये नहीं होगा, जो आपके बुक का होगा वही होगा। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये कोई भी मेरे मन का नहीं है, जो रिसेंट में पूछा गया है, लास्ट ईयर कर लीजिए बिल्कुल रिसेंट में, उस प्रश्नों को यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी और आशा करूँगी आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था जीके को लेकर के वो बिल्कुल मेरे दिमाग में सेट है। आप लोग एक बार सीटेट के लिए आगे बढ़ जाइए, उसके बाद मैं उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ूंगी। जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं भी करेंगी, सिर्फ एक बार समझ भी लेंगे तो बहुत कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं मैथ को लेकर के। यहाँ पर आप देखिएगा अभी तक लाइट नहीं आई है, लाइट आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। सीटेट में इसी तरह के मैथ से सवाल पूछे जाते हैं, 100% गारंटी। आपके पास प्रैक्टिस सेट हो तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप 15 प्रश्नों में इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप उस 15 का जवाब देकर आते हैं तो आप समझ सकते हैं सीटेट में आप किस तरह नंबर उठाते हैं। ये प्रश्न देखेंगे, इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन प्रश्न है आपका कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान, इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इसमें 2 चीज़ आपको हर सवाल में आपको एक नया ट्रिक समझ में मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप लिखा है स्थानीय मान और यहाँ पर लिखा है अंकित मान। इस दोनों को पहले आप समझ लीजिए, आपका 1 नंबर यहीं पर है। स्थानीय मान क्या हुआ और अंकित मान क्या हुआ।
तो यहाँ है कि 29,530 में 5 का स्थानीय मान और 1071 में 7 का अंकित मान में अंतर क्या है। जहाँ अंतर पूछ दे वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ आपको क्या करना है, तो वहाँ आपको माइनस करना है। अंतर मतलब माइनस हो गया। अब ऑप्शन देखिएगा 430, 493, लेकिन कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 2 और 43 भी दिया है। ये जो 2 आप देख रहे हैं वो ये सोच कर दिया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि ये 7 और 5 में 5 को अंतर कर देंगे, यानी 7 में 5 माइनस कर देंगे और 2 आएगा, 2 लिख देंगे। इसीलिए ये जो है जो भी कैंडिडेट है उसको उसके विचार को धूमिल करने के लिए कि उसको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए ये 2 दे दिया है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, तो स्थानीय मान समझेंगे। पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। यहाँ जो है हमारा 29,503 में कितने का स्थानीय मान कह रहा है, 5 का। तो इस 5 से क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और इसके बाद जितना भी अंक है उतना यहाँ पर 0 लगा देंगे। मेरे पास कितना आ गया, 500 आ गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है, 32,071। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32, यहाँ पर 32,171 में यहाँ पर 7 का अंकित मान। तो अंकित मान, अब यहीं पे दोनों का अंतर समझ में आपको आ जाएगा। स्थानीय मतलब जहाँ 5 का स्थान है, तो 5 का स्थान कवे नंबर पर है, तो इसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी सैकड़ा के स्थान पर 5 का स्थान है, 5 का नंबर है, तो ये 5 सैकड़ा यानी कि 500 हो गया। लेकिन ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा स्थानीय मान। अगर स्थानीय मान कहता तो इकाई, दहाई यानी कि 70 हो जाता। दहाई के स्थान पर 7 है, लेकिन ये कह रहा है अंकित मान, यानी जो अंक है वही आपको लिखना है, उसका स्थानीय मान आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ सीधा आपका 7 हो गया। तो अब 500 और 7 हो गया, इस दोनों का अंतर कह रहा है। तो 500 में 7 हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 493। तो हमारा आंसर हो जाएगा 493, 2 नंबर। इस तरह से एक बिल्कुल इजी सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको इस तरह से बनाया जाता है। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा जो आपका सवाल है कि यदि 30,028 में 28 इकाई, यानी इकाई के जगह पर 28 है, 28,000, 1000 की जगह पर 28 है, तो दहाई के जगह पर क्या होगा। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा। 28 इकाई कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, इकाई। यानी कि जो किसी भी चीज़ को आप मान लीजिए, इसको 1 1 1 1 हम इस तरह लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा इकाई यानी पहले स्थान पर, ये हो गया मेरा दहाई यानी 10वें स्थान पर, ये हो गया मेरा सैकड़ा यानी कि 100वें स्थान पर, ये हो गया मेरा 1000 यानी कि 1000 के स्थान पर। तो 28 इकाई कह रहा है, तो पहले स्थान पर 28 गुना 1 कर देंगे। यहाँ है प्लस कर दिया। अब है 28,000, तो क्या कर देंगे, 1000 के जगह पर हम 28,000 कर देंगे। और प्लस यहाँ डॉट डॉट पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा, और ये बाद में लिखा है दहाई, तो यहाँ नहीं कुछ, तो हम मान लिए ये x होगा। और दहाई के जगह पर हम क्या करते हैं, 10, तो यहाँ पर हम 10 कर देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने 10 कर दिया, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा, तो इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है। ऐसा इसमें आपको तोड़ना नहीं है कि अगर यहाँ 28 इकाई कह रहा है तो इकाई की जगह पर 28 है, फिर दहाई की जगह पर या 1000 की जगह पर 28 नहीं है, तो कैसे लिख दिया। इसको लिखने दीजिए, इसने जो भी लिखा है आपको क्या करना है, इसके अनुसार आपने लिख दिया। अब यहाँ आपको लिखना है इक्वल टू 30,028, यहाँ पर आप इसको लिख दीजिएगा 28। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये देखेंगे 28 गुना 1 28 हो गया, प्लस आपका यहाँ 28,000 हो गया, प्लस यहाँ पर आपका 10 गुना x 10x हो गया, और यहाँ पर आपका 3028 हो गया। अब इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, इस दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 10x को आप यहाँ पर इधर छोड़ दीजिए, 10x को इधर छोड़ दीजिए, और ये जो प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 30,028 माइनस 28, ये दोनों को आप जोड़ के ही लिख दीजिए 28,028। अब इसमें हमको माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये 28 इसके भी लास्ट में है, इसके भी लास्ट में है, यहाँ ब्रैकेट नहीं भी दीजिएगा तो होगा 28 यहाँ पर तो आपका 0 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसको भी 0। अब देखिए ये 30 में 28 जाएगा, आपका 2 होगा, तो कितना आपका हो गया 2000। अब क्या करेंगे आप, x बराबर 2000 से 2000 को 10 से भाग दे दीजिएगा, ये कट गया, आपका हो गया 200।
तो इकाई के जगह पर आपका क्या आएगा, यहाँ जो रिक्त स्थान लिखा हुआ है कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आपका आएगा 200, जो कि आपका पहला आंसर है। अब देखेंगे यहाँ पर आंसर कैसे कैसे दिया है। 200, 280, 28, 128। अगर कैलकुलेशन में कहीं आपने एक छोड़ दिया, 128 अगर आपका आंसर होने वाला है, कहीं आपने गलती से एक छोड़ दिया तो आपका 28 आंसर आया और आपने इसमें टिक कर दिया, आपका 1 नंबर गया। तो बस ऑप्शन जो होता है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। आप नीचे वाला देखेंगे। अब ये कह रहा है 603 गुना 28 बराबर इतना, 63 गुना 4 गुना डॉट डॉट, तो रिक्त स्थान भरें। ये बिल्कुल ईजी है। आपको क्या करना है, रिक्त स्थान पे हम मान लेंगे कि x है। इसको जैसे ही हमने x माना तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 603, ये जो इधर मेरा है 603 इंटू 28, 603 इंटू 28, और ये इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग आ जाएगा, तो हो गया हमारा 63 गुना 4। अब 4 से इसको कटाएंगे, 4 सत्ते 28, 7 बार में 7 नमा 63, 9 बार में, फिर 9 से इसको कटाएंगे, 9 छक्की 54 और 9 सत्ती 63। x बराबर आपका 67 आ गया, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर 67। तो ये सब जो होता है, और इस तरह के आपसे 15 सवाल किए जाएंगे, यानी कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो आप सीटेट में 15 नंबर ला सकते हैं। जो कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए हैं, लगता है कि मैंने पढ़ा है, फिर कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ किस गलती के कारण नंबर नहीं आ रहा है, तो वो सब, इन सब चीज़ों पर अगर छोटे छोटे ट्रिक पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। अब देखिएगा, आपका जो अगला प्रश्न है ये भी पूछा गया है रिसेंट में, और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको लाभ हो रहा है, तो इस तरह के वीडियो मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी आपको। तो आपको सीटेट को लेकर बहुत जगह मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन इस तरह मैथ में एक एक क्वेश्चंस जो बताया गया है, जो पूछा गया है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। हल्के हल्के चुन कर लोग बता देते हैं, लेकिन पूरा डिटेल में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखेंगे इसमें जो प्रश्न है, 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे बड़ा सबसे छोटा सार्वगुणज, और यहाँ पर है भागा का चिन्ह, देख रहे हैं आप, भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसके बराबर है। गुणनखंड के बाद ब्रैकेट है। 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यहाँ सार्वगुणज है और यहाँ सार्वगुणनखंड है। इस दोनों के मतलब को समझेंगे। तो ये जो सार्वगुणज, अगर आपको गुणज पूछे तो वहाँ उस अंक का आपको लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है, और जब सब सार्वगुणनखंड बोले तो आपको उसका महत्तम समावर्तक निकालना है। और इस दोनों को बोलता है भाग दे दीजिए, इसके सबसे छोटा सार्वगुणज में, यानी इसके लघुत्तम में, और इसके महत्तम में। तो कैसे करना है, यहाँ भी लास्ट में एक ट्रिक का आपको सामना करना है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ हम ले लेंगे 30, 30 हमने लिया, और 45 लिया, और 60 लिया। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 5 यहाँ पर देंगे, 6, 9 और 12। फिर से यहाँ हम लोग देंगे 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब यहाँ पर हम देंगे 2, ये तो सबको ही जानता है, कम से कम 2 संख्या मिलनी चाहिए, 1, 3 और यहाँ हो गया आपका 2। अब इसको आप अगर गुना करते हैं तो टोटल कितना हो गया आपका, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 बराबर आपका हो गया 5 तिया 15 दूनी 30 तिया 90 दूनी 180। तो ये आपने निकाल लिया सबसे छोटा सार्वगुणज, 30, 45 और 60 का गुणज निकाला। अब आपको निकालना है 15, 24 और 45 का गुणनखंड। तो 15 और 24 है, तो सबसे पहले आपको महत्तम समावर्तक में क्या करना पड़ता है, 15 को बाहर रखें और यहाँ पर हमने 24 डाला, 1 खिलाएँ, यहाँ 15 आया, 1 से यहाँ पर मल्टीपल किया, 15 आया, 14 में 5 गया, यहाँ 9 आया। इसको ऐसे राउंड करते हैं, इस 15 को यहाँ लाते हैं, फिर से यहाँ हमारा हो गया 1 और यहाँ पर हमारा आ जाता है 6, फिर यहाँ हम 9 डालते हैं, यहाँ 1 आ जाता है, इस तरह से 3 और यहाँ पर 6 डालते हैं, यहाँ पर 2 और ये पूरी तरह से कट जाता है। तो ये 2 अंकों का निकला। अब बचा है हमारा क्या, 45। यहाँ पे हमारा 45 बचा है। तो ये जो लास्ट में हमारा ये 3 होता है, लास्ट वाला, इस 3 से 45 में भाग देंगे। तो 3 को जब 45 से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 15 और ये कट जाता है। तो लास्ट में हमारा क्या निकला,
अब तो ये हमने निकाल लिया है सार्वगुणज, लेकिन ये कह रहा है सबसे छोटा सार्वगुणज, तो इसमें सबसे छोटा निकला है हमारा 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 360। और यहाँ पर क्या हुआ है मेरा लास्ट में जो है यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड हमारा निकला है 3, इससे हमको डिवाइड करना है। तो 112 360 को 3 से जैसे डिवाइड करते हैं ये हमारा हो जाता है 120, तो ये हमारा आंसर हो जाता है 120। और ये जो है आपका प्रश्न है, इसमें है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी की संख्या 360, इसको ध्यान में रखना है, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, यानी 360 का 2/3 लड़की। तो हम कैसे करेंगे, 360 का 2/3 हमने किया 2/3, तो 3 से इसको कटाते हैं, ये हो गया 120, यानी कि 120 दूनी 240, तो 240 आपका हो गया लड़की। इसी से आपका निकल जाएगा, जब 240 लड़की हो गई और टोटल विद्यार्थी की संख्या है 360, 360 में 240 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 120, तो लड़का का संख्या हो गया 120। तो एक लाइन में हमने इतना निकाल लिया कि 360 में 240 लड़की है, 120 लड़का है। अब कह रहा है 2/3 लड़कियां हैं, हो गया, शेष लड़के हैं, ये भी हो गया। अब कहता है लड़कों के संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, जितना लड़के की संख्या है उसका 3/4, तो लड़के की संख्या कितना है 120, 3/4 यानी 3/4, ये क्या है बराबर खिलाड़ी है, यहाँ पर हमने लिख दिया खिलाड़ी है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है लड़कों की कुल संख्या 120, क्योंकि लड़कों से सवाल है तो ये जो 240 लड़की की संख्या है इसका आप कोई मतलब नहीं है, ये महत्व मेन है आपका। अब इसको हम कटाते हैं तो ये हो गया 4×3 12 और ये हो गया आपका 30×3 90, यानी 90 खिलाड़ी है। तो जो खिलाड़ी नहीं है, प्रश्न देखिएगा कितना आसान है और किस तरह इसको घुमा दिया है, जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या है। तो जब 120 लड़का में 90 खिलाड़ी है तो जो खिलाड़ी नहीं है तो बस 120 में हमने 90 को माइनस किया तो हो गया 30, तो 30 लड़का जो है वो खिलाड़ी नहीं है, तो आंसर आपका हो गया 4 नंबर, 30 लड़के खिलाड़ी नहीं हैं। तो ये 4 सवाल मैंने बताए हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। लाइट अभी तक नहीं आई है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहे तो कमेंट कर बताइएगा, आपको आगे और प्रोवाइड करवाऊँगी। जो सामाजिक अध्ययन के हैं, पेपर 2 के हैं, उनको काफ़ी सारा वीडियो मिल जाएगा और आगे प्रयासरत हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।